गृह मंत्री से भी बड़ी जिम्मेदारी अमित शाह के लिए ये आर्टिकल navbharattimes.com में आया है और बहुत धुआंधार तरीके से लोग इसको पढ़ रहे हैं। सेकेंड मोदी के बाद कौन, इस सवाल की तलाश तो मुझे लगता है कि पिछले 5 साल से ही चल रही। अब ऐसा माना जा रहा है कि कयासबाजियां तो बहुत हैं, ठीक है, और कुछ अनुभवों के आधार पे है, कुछ नरेंद्र मोदी के स्टाइल पे से प्रेरित होकर लोग, तो ये माना जा रहा है कि जो नरेंद्र मोदी के बाद कौन वाले सवाल का जवाब भी इस रिशफल में आ सकता है। अभी ये माना कि अमित शाह जी ने भी बीजेपी को अपनी रणनीतियों से, अपने काम से, बड़े बड़े बिल पास करवा के, मतलब हर एक स्तर से उन्होंने अपना 100% दिया है। इन्हीं मंत्रियों में से एक बहुत वरिष्ठ मंत्री को थोड़ा आराम दिया जाएगा ताकि वो आगे आकर फिर राष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयारी किया करें। तो संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी टीम में क्या कोई बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं, और एक ऐसा बदलाव जिसकी स्क्रिप्ट कई महीनों से लिखी जा रही थी। जी, हम बात कर रहे हैं साल 2026 के सबसे बड़े मोदी कैबिनेट फेरबदल की, कयासों की, अटकलों की, खबरों के जो चर्चाओं के साथ जो बाजार पूरी तरह से गर्म है। रीशफल कोई साधारण बदलाव इस बार नहीं होगा, यह बात कही जा रही है, और सीधे तौर पर 2029 के महामुकाबले और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के विधानसभा चुनावों की बिसात है क्या ये। और इस महाबदलाव में 3 बातें सबसे ज्यादा चर्चा में चल रही हैं। पहली ये कि क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह को इस बार मोदी कैबिनेट में कोई ऐसा रोल मिलने जा रहा है जो गृह मंत्री के पद से भी बड़ा और ताकतवर है। दूसरा, उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक इस कैबिनेट में किस राज्य का दबदबा रहने वाला है अगर यह कैबिनेट रीशफल होता है तो। और तीसरा सबसे बड़ा दिलचस्प सवाल, क्या विपक्ष से पाला बदलकर बीजेपी में आए बागियों की किस्मत इस कैबिनेट विस्तार में चमकने वाली है। विश्वनाथ सुमन हमारे साथ ही सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए चर्चा इन्हीं कयासों और अटकलों पर करते हैं। विश्वनाथ जी, गृह मंत्री से भी बड़ी जिम्मेदारी अमित शाह के लिए ये आर्टिकल navbharattimes.com में आया है और बहुत धुआंधार तरीके से लोग इसको पढ़ रहे हैं। और बड़ी जिम्मेदारी गृह मंत्री से पद से क्या होती है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। देखिए रविंद्र जी, ये बहुत अभी जो चल रहा है, राजनीति जो चल रही है, आप देख रहे हैं तोड़ फोड़, टीएमसी टूटी, शिवसेना टूटी, और ऐसे ही अभी कई बिल की चर्चा है, तमाम चीज। अब ऐसा माना जा रहा है कि कयासबाजियां तो बहुत हैं, ठीक है, और कुछ अनुभवों के आधार पे है, कुछ नरेंद्र मोदी के स्टाइल पे से प्रेरित होकर लोग अनुमान लगा रहे हैं उनके काम के स्टाइल पर। सच्चाई तो ये जानते सिर्फ 2 लोग हैं, एक नरेंद्र मोदी, एक अमित शाह। ठीक बात है। थोड़े बहुत नितिन भी जानते होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके अलावा कोई क्या है एक्चुअल प्लान तो वही जानते हैं, मगर जो कयासबाजियां हैं, आज हम बात उसी पे करेंगे, क्योंकि कंफर्मेशन तो कहीं किसी का नहीं है। तो उसमें ये है कि ये चर्चा चल रही है कई जगहों से, जो कई राज्यों के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि अब न सिर्फ विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं उनके लिए रणनीति बनेगी इस कैबिनेट रिशफल में, बल्कि राष्ट्रपति चुनाव, अच्छा, और 2029 के लोकसभा चुनाव, उसके लिए भी एक लाइन यहाँ लकीर आपको दिख जाएगी कि आगे क्या संभावना हो सकती है। अच्छा। ऐसे लोग उम्मीद कर रहे हैं। अब इस उम्मीद में चूंकि राष्ट्रपति चुनाव है और 2029 का चुनाव है, तो ये माना जा रहा है कि जो नरेंद्र मोदी के बाद कौन वाले सवाल का जवाब भी इस रिशफल में आ सकता है, और वो इन्हीं जवाब का जो अगला पद, चूंकि गृह मंत्री देश का दूसरा ताकतवर पद है प्रधानमंत्री के बाद, तो इससे बड़ा पद एक होता है उप प्रधानमंत्री का, और उप प्रधानमंत्री बीजेपी बनाती रही है। एल के अडवाणी जी भी थे, तो और वो भी गुजरात से ही थे, वो भी अहमदाबाद के ही सांसद थे, गृह मंत्री भी थे, और उन्होंने भी जिस तरह उस दौर में बीजेपी को आगे बढ़ाया और बीजेपी को जिस ऊंचाई तक पहुंचाया, तो उनके ये माना जा रहा था कि ये प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। चूंकि अटल जी हैं तो वो प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, इसलिए उनको उप प्रधानमंत्री बनाया गया। मगर अभी ये माना कि अमित शाह जी ने भी बीजेपी को अपनी रणनीतियों से, अपने काम से, बड़े बड़े बिल पास करवा के,
मतलब हर एक स्तर से उन्होंने अपना 100% दिया है। इसलिए ये उम्मीद गुजरात, महाराष्ट्र और उन सब के क्षेत्र में बहुत ज्यादा है कि इस बार अगर 2029 के लोकसभा चुनाव और राष्ट्रपति चुनाव को देखें तो उप प्रधानमंत्री का पद अमित शाह जी को जा सकता है। राष्ट्रपति चुनाव कब होने हैं? राष्ट्रपति चुनाव इस साल के आखिरी में है या नहीं, अगले साल अगले साल है राष्ट्रपति चुनाव। हाँ। तो इसके लिए भी कई कयासबाजियां हैं, मगर इसमें यही है कि उप प्रधानमंत्री पद बना करके एक लीडरशिप डिक्लेयर कर सकते हैं नरेंद्र मोदी की। सेकेंड लाइन लीडरशिप में टॉप कौन रहेगा, और जिस तरह के तमाम कयासबाजियां हैं कि वो भी जैसे योगी को ही बताते हैं, योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, कई देवेंद्र फडणवीस भी प्रधानमंत्री पद के रेस में कभी कभी नाम चलता है उनका, और कई नाम सामने आ जाते हैं। तो वो सारी कयासबाजियां बंद करने की शायद कोशिश होगी इस रिशफल में, ऐसा लोग उम्मीद कर रहे हैं। ये भी एक कयास है। मतलब अगर इसमें हम चर्चा आगे बढ़ाएं तो कहीं ना कहीं एक ऐसा फॉर्मेट तैयार हो रहा है कि कयासों के आधार पर अगर डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी अभी मिलती है, माफ कीजिए, डिप्टी पीएम की जिम्मेदारी अगर अमित शाह को अभी मिलती है, तो फिर 2029 में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चेहरा रहेंगे। यहां पर आपने सारी कयासों अटकलों पर विराम लगा दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद कौन। अब देखिए ना, एक बार मेरे को पूरा करने लीजिए। फिर उसके बाद फिर 2029 में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, वो एज अ डिप्टी पीएम कंटिन्यू करेंगे अमित शाह, और फिर जैसा कयास लगाए जा रहे हैं कि 2034 से पहले बीच में कभी भी अगर एनडीए जीतती है, हम तब कह रहे हैं कंडीशन है 2029 में अगर एनडीए जीतती है तो फिर देखिए, अभी मैं बताऊं एक चीज, ये जो सेकेंड मोदी के बाद कौन, इस सवाल की तलाश तो मुझे लगता है कि पिछले 5 साल से ही चल रही, क्योंकि नरेंद्र मोदी का और ये संघ, आरएसएस और बीजेपी की रणनीति रही है कि न सिर्फ वर्तमान के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी वो अपने जो लाइन खींचते हैं। नहीं तो ये मोदी के बाद कौन, ये संघ, बीजेपी और मोदी तय करेंगे या फिर मोदी ही तय करेंगे? देखिए, इसमें संघ का भी बहुत बड़ा रोल होगा, इसको सिर्फ मोदी नहीं तय करेंगे। पर हाँ, बतौर उत्तराधिकारी उनके पास कई नाम हो। अब आपको अपना उत्तराधिकारी चुनना है। एक उदाहरण दे रहा हूं, आपको अपना उत्तराधिकारी चुनना है, आपके पास कई नाम आए, पर आप जिसको चुनना चाहते हैं एक नाम तो आपसे भी आपकी राय ली जा सकती है। तो वो राय मुझे लगता है अमित शाह जी के लिए है, और वो बहुत शुरू से ही प्रधानमंत्री मोदी के सबसे करीबी नेता, सबसे करीबी रणनीतिकार, सबसे करीबी राजदार, खासदार, जो आप कह सकते हैं, वो माने जाते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, नरेंद्र मोदी की तरफ से उनको जो असाइनमेंट मिला बतौर मंत्री, बतौर संगठन कार्यकर्ता, नहीं, वो ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल लगातार देखा है। और एक चीज बताऊं कि इन दोनों के शासन में एक चीज गजब है, वो है ये है कि अगर आपको कोई असाइनमेंट मिला और 100% आप करते हैं तब आप योग्य हैं। अगर आप 95%, 93% करते हैं तो आप उतने योग्य ना है। हाँ, वो नक्सलवाद का खात्मा मार्च 2026 में कर देंगे, ये उन्होंने पिछले कुछ सालों पहले ही इसको घोषणा कर दी थी और उस पर काम किया और फिर ये ऐलान भी कर दिया। अब ये बताएं विश्वनाथ जी, अमित शाह के इर्द गिर्द ये चर्चा हो रही है, बात तो हो रही थी निर्मला सीतारमण का क्या उनको प्रमोशन दिया जाएगा, हरदीप पुरी का क्या होगा, धर्मेंद्र प्रधान को लेकर क्या होगा, राष्ट्रपति चुनाव का जब आपने जिक्र किया, कहा गया कि भाई इन्हीं मंत्रियों में से एक बहुत वरिष्ठ मंत्री को थोड़ा आराम दिया जाएगा ताकि वो आगे आकर फिर राष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयारी किया करें। और इसकी ये भी सुगबुगाहट चल रही है, नाम लेना यहाँ पर उचित नहीं होगा, हमारे व्यूअर्स अपने आप ही समझ रहे होंगे और कमेंट करके आप भी उस आप भी डाल सकते हैं, साफ सी बात है। तो ये एक तरह से कहा जाए कि फिर कैबिनेट रीशफल जो होगी उसको स्वरूप भी 2029 के लिहाज से ही दिया जाएगा कि अगर बीजेपी जीतती है, एनडीए जीतती है तो क्या स्वरूप होगा। और बागी और जो बागी अपने हो गए, अब जो बागी जो बीजेपी के एनडीए के हो गए, उनको भी इनाम मिलेगा। मुझे इसमें खासकर देखो, शिवसेना के बागी के लिए तो कंफर्म एक सूचना जैसी है कि शिवसेना के जो बागी हैं और शिवसेना को उसमें नए जो रिशफल में जगह मिलेगी, मगर टीएमसी के जो बागी हैं उनको जगह मिलना मुझे नहीं लगता कि जगह दी जाएगी,
क्योंकि बीजेपी बंगाल में टीएमसी से दूरी रखना चाहती है। अच्छा। हालांकि ये एनसीपीआई नाम से ये पार्टी बनी है, मगर इनके सारे जो नेता हैं वो टीएमसी के ही हैं। जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते रहे हैं, बीजेपी उनके खिलाफ चुनाव लड़ती रही है, भले ही वो मुद्दों के आधार पर समर्थन इसका संकेत ऐसे भी मिल गया ना कि भाई आपने एनडीए की किसी भी अपने दल के साथ मर्ज नहीं कराया। हाँ, आपने एक ऐसी अनाम सी पार्टी के साथ मर्ज करा दिया ताकि आपकी वो शरण में भी आ गए और आपसे दूरी भी बनी हुई। तो मुझे नहीं लगता कि एनसीपीआई के कोई भी जो टीएमसी के जो बागी हैं उनको जगह मिलेगी, पर शिवसेना और आम आदमी पार्टी से टूट के आए जो नेताओं की चर्चा हो रही है उन सबको जगह मिल सकती है, क्योंकि पंजाब चुनाव है। पंजाब चुनाव है तो अभी पंजाब से सिर्फ एक ही है, रणवीर सिंह बिट्टू, वीरेंद्र सिंह के पुत्र, लेकिन उनको राज्यसभा में अभी खत्म होने वाला है, कार्यकाल खत्म होने वाला है। और मुझे लगता है कि पंजाब से 2-3 मंत्री बनाकर संदेश देना चाहेंगे नरेंद्र मोदी कि हम पंजाब का भी ख्याल रख रहे हैं। तो उसमें एक तो तरुण चुग है, दूसरा अपने राघव चड्ढा और वो संदीप पाठक। तो इन कुछ नाम चर्चा में आए, तो इन नामों में वजन लगता है और इसके पीछे का कारण भी दिखता है। अब उत्तर प्रदेश से 10 मंत्री ऑलरेडी हैं, पंकज चौधरी जाएंगे। अभी मंत्रिमंडल में कुल 13 सीटें खाली हैं। अगर आप पूरे कैबिनेट को देखेंगे 13 सीटें खाली हैं, जो अभी इस्तीफे हुए हैं कुरियन साहब के और तमाम के, तो इसके बाद से 13 सीटें, तो 115 होता है कुल जो आपकी स्ट्रेंथ है हाउस की, उसका 151 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अभी 13 सीटें खाली हैं, तो 13 सीट तो भरने की कोशिश पूरी होगी। कि थोड़ा स्कोप तो रखेंगे, मुझे नहीं लगता कि एकदम आप 81 के 81 इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, हाँ थोड़ा बहुत तो स्कोप रखेंगे आगे कहीं। अभी कुछ इस्तीफे हुए हैं, हो सकता है कि 1-2 इस्तीफे और हों, ठीक है, जब ये रिशफल एकदम से तैयारियां हो जाए तो इस लिहाज से अब देखिए पंजाब के पीछे का तर्क दिखता है, उत्तर प्रदेश के पीछे का तर्क दिखता है कि चुनाव है, हिमाचल से अनुराग ठाकुर का नाम आता है तो इसके पीछे भी तर्क दिखता है कि भाई अब वहां भी चुनाव है। तो चुनावी राज्यों पे फोकस करने की परंपरा रही है नरेंद्र मोदी साहब की पहले भी। आप देखते होंगे कि जब भी चुनाव हो रहा है कि वहां के मंत्री, पंकज चौधरी जब मंत्री बनाए गए थे पिछली सरकार में पहली बार, तो उस समय चुनाव में जाना था, तो उस चुनाव से पहले वो मंत्री बनाए गए थे 2022 से पहले। तो इस तरह के वो समीकरण साधते हैं, कुछ को राज्य में, केंद्र में, इस तरह करके। और कई नेताओं के जो कैबिनेट के जो नेताओं की छुट्टी इसलिए भी करते हैं कि उनको विधानसभा चुनाव लड़ाना है, तो रणवीर सिंह बिट्टू का नाम उसमें भी है। अच्छा, कि उनको पंजाब में चुनाव लड़वाएंगे। तो इस तरह के कैलकुलेशन सारे मुझे लगता है विधानसभा फोकस होगा, ना कि बागी फोकस। ओके, मुझे जैसा लगता है। एक चीज ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि भाई चर्चा इस बात की तो है ही कि कौन बनेगा मंत्री, किसका कैबिनेट बदला जाएगा, किसका मंत्रालय बदला जाएगा, किसको बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी, कौन राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्पी लोग इन अटकलों में लगा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का क्या होगा, हरदीप पुरी का क्या होगा। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपको। निशंक, वो भी धर्मेंद्र प्रधान के मंत्रालय में ही थे, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को वो लागू नहीं कर पाए और उनकी विदाई हो गई। ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान के साथ स्मृति ईरानी भी वहीं गई, और धर्मेंद्र प्रधान के साथ भी तकरीबन वैसा ही है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां तो हो गया, पर गैर बीजेपी शासित राज्यों में वो भी नहीं लागू करवा पा रहे, खासकर दक्षिण भारत में। यूजीसी विवाद, पेपर लीक का विवाद, सीबीएसई का विवाद एडिशनल हो जा रहा है। यूजीसी विवाद, पेपर लीक, ये बैगेज आ गया, तो ये बैगेज आ गया है। तो चूंकि धर्मेंद्र प्रधान का बतौर पेट्रोलियम मंत्री, जो पेट्रोलियम मंत्री रहे, ये लगातार वहां पे अच्छा काम रहा इनका, पेट्रोलियम मंत्रालय में बड़ी काफी तारीफ हुई बटोरी, तो हो सकता है कि इनको ना निकाला जाए, मगर इनका विभाग बदल दिया जाए। अच्छा, ऐसी संभावना है। दूसरी चर्चा ये भी है, चूंकि कयासों पे चर्चा कर रहे थे, बताएं कि उड़ीसा में अगर स्थिति डगमगाई तो धर्मेंद्र प्रधान को उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर के तौर पे लाने के लिए उनको केंद्र से मुक्त भी कर सकते। अच्छा, तो ये तमाम चीजें जो राजनीतिक एक्सपर्ट्स हैं उनकी चर्चाओं में है। हरदीप पुरी का भी जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। भाई, हरदीप पुरी ने अभी जो ईरान युद्ध के दौरान संकट आया गैस और तेल का, तो ये माना गया कि भाई इस तरह की शॉर्टेज में, इस तरह की किल्लत में भी उनके मंत्रालय ने बेहतर तरीके से काम किया और प्रॉपर पूरी की पूरी जानकारी भी दी, और ऐसा हाँ बिल्कुल। तो क्या लग रहा है कि भाई, जैसा आपने खुद कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को हम जानते हैं कि जो डिलीवर कर रहा है तो उससे वो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, उसको और जिम्मेदारी देते हैं। हाँ। तो हरदीप पुरी का भी फिर मुश्किल लगता है।
हरदीप पुरी को मुझे नहीं लगता कि उनको कैबिनेट से हटाया जाएगा, क्योंकि वो दो चीज़ें हैं। हरदीप पुरी जो पंजाब के कोटे से नहीं है, हाँ हाँ वो दिल्ली के कोटे से समझ लें हाँ हाँ। उसको। तो दिल्ली के कोटे से हैं और बढ़िया परफॉर्म कर रखे हैं। हाँ। उनका जो एक ही विवाद उनसे जुड़ा अभी, हाँ हाँ उसके अलावा उनसे कोई बड़े विवाद पे आए नहीं। और वो एक सिख चेहरा के तौर पे, चूंकि रणवीर बिट्टू जा रहे हैं, हाँ। तो एक सिख चेहरा वाला जो मंत्री है उसको तुरंत आप नहीं हटा। और मुझे लगता है कि अगर आप के मंत्रालय में किसी मंत्री के ऊपर अगर उंगलियां उठाई गई, सवाल खड़े किए गए, अगर आप किसी भी कारण से उनकी जिम्मेदारी घटाते हो या उनको जिम्मेदारी से मुक्त करते हो, तो ऐसा संदेश, कंफर्मेशन ऐसी संदेश ये देने की कोशिश इनकी तरफ से नहीं होगी। तो हरदीप पुरी जी को लेकर मैं थोड़ा लगता है कि मुझे नहीं लगता कि उनको मंत्रिमंडल से बाहर किया जाएगा। तो अमित शाह जी डिप्टी पीएम आखिर में माना जा सकता है, चर्चाओं में तो यही है, सुन भी रहे हैं। और जब हम 2029 का चुनाव देखते हैं, उसके आगे की चूंकि लंबी सोच की, जो बीजेपी की सोचने की आदत है, तो उन्हें जितने भी एक्सपर्ट हैं ना, सबको लंबा सोचने का एक ढर्रा पे डाल दिया कि भाई तुम भी सोचो, हम भी सोचो। हम तो लंबा सोचते ही है, तुम भी सोचो। और अक्सर ऐसा होता है कि जो हम सोच रहे होते हैं वो होता ही नहीं। ठीक है, इसी के साथ फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद विश्वनाथ जी आपका। चलिए, धन्यवाद। आप भी जरा कयास लगाइए, आप भी जरा अटकलें लगाइए, और जो खबरें आप तक भी अगर कुछ पहुंच रही हैं तो आप भी बताइए। और हमारी बातें कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय रखिएगा।